Good morning, children. How are you? All you are fine? Okay. We have read about the political development in South India, 700 to 1200 AD, in which we have read about the Pallavas, Andhra, Chalukya, Karnataka, कन्नड़, पल्लवाज, आंध्र प्रदेश किस प्रकार से 400 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया, इसके बारे में रीड किया। उसके बाद में हमने रीड किया चोला शक्तियों के बारे में, विजयालय के बारे में रीड किया, परंतका फर्स्ट के बारे में रीड किया। इसी के साथ मदुरई कोंडावन जो कॉन्करर ऑफ मदुरई के रूप में जिनको जाना गया, उसके बारे में रीड किया। राजराजा फर्स्ट के बारे में रीड किया। इसी के साथ राजेंद्र चोला के बारे में हमने स्टडी की। इसी के साथ साथ हमने रीड किया चोलापुरम के बारे में। इसके अलावा कुछ सक्सेसर्स हुए इसके बाद में, जलवर्मन सुंदरा वगैरह। उसके बाद राजेंद्र सेकंड के बारे में रीड किया, कौन कौन से कोजेज़ रहे, कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा, संघर्ष के कारण क्या रहे चोलाओं का, उसके बारे में हमने रीड किया। श्री विजय अभियान के बारे में हमने पढ़ा। चोला गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा, उनके चीफ फीचर्स कैसे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती थी, किस तरह से वो डिवाइड किए हुए थे, और किस तरह से एम्पायर को 6 प्रोविंसेस में डाला हुआ था, बांटा हुआ था, जिसको कि हर मंडलम के हिसाब से डाला हुआ था। ईच मंडलम जो डिवाइड किया हुआ था अलग अलग वेलानाडूज़ में या डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर वेलानाडू जो था या बड़ी संख्या में विलेजेस में था। विलेजेस वगैरह जो स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाते थे चोला एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पर की सभा के द्वारा वहाँ शासन किया जाता था। हर तरह से हमने जो वहाँ की हालत के बारे में जो चेंज हुए और जो चार्ज उस गवर्नर का रहा उसके बारे में हमने रीड किया। इसी के साथ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमने जो पढ़ा किस तरह से वहाँ का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था। इसके बाद 3 टाइप्स के विलेजेस के असेंबलीज़ के बारे में हमने पढ़ा, उर सभा या महासभा के बारे में हमने रीड किया, और नगरम के बारे में हमने रीड किया। इसके बाद हमने पढ़ रहे थे सोसाइटी, समाज के बारे में बात कर रहे थे। समाज जो ब्राह्मणों का एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें हम कह सकते हैं। ब्राह्मण एंड मर्चेंट्स जो मोस्ट रेस्पेक्टिव सेक्शन थे चोला सोसाइटी के, और जो ट्रेडर्स व्यापारी वर्ग जो होता था या आर्टिजन्स होते थे, वो एक प्रकार से समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। डिफरेंट सेक्शंस जो सोसाइटी के थे कोऑपरेट करते थे एक दूसरे से। वोमेन महिलाएं वगैरह वो भी सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। वुमेन वर आल्सो हेल्ड इन ग्रेट ऑनर एंड गिवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम, उनको पूरी स्वतंत्रता दी हुई थी। इसी के साथ साथ उनको एजुकेशन का भी उनको महत्व था, वो एजुकेशन भी लेती थी। डिफरेंट ब्रांचेज जो थी अलग अलग ब्रांचेज में, जैसे लर्निंग का काम, स्पेशली फाइन आर्ट का काम, सीखने का काम उनका, क्योंकि बहुत ही आसानी से और इंटरेस्ट से वो रीड किया करती थी, ये काम करती थी। पेंटिंग वगैरह बनाने का काम ये फाइन आर्ट का ही एक हिस्सा है। लेपर्स वगैरह, पीजेंट्स वगैरह, वर्किंग क्लास, ये उस टाइम पे हुआ करते थे। इसी के साथ साथ कुछ पुअर लोग भी जो उसमें उस टाइम भी रहते थे। शूद्रास वगैरह जो थे उनको छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लेसन में पढ़ा था। हमारे यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। शूद्र जो वर्ग था वो सबसे निम्न कोटि का वर्ग के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, धर्म, रिलीजियन। रिलीजन जो कि एक मोस्टली इम्पोर्टेंट पार्ट होता था। यहाँ पे अधिकतर जो धर्म मानने वाले जो लोग थे, लोग फॉलो करते हिंदुज़्म को और वर्शिप करते थे हिंदू देवी देवताओं की। अधिकतर जो रिलीजन्स जो हुए, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह, ये भी उस टाइम पे अस्तित्व में आए। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह, इनके भी फॉलोवर्स बढ़े। बड़ी संख्या में रिलीजियस मूवमेंट्स भी हुए। यहाँ शुरुआत हुई इस पीरियड में। अलवर और नैनार सेंट्स कंटिन्यू टू पॉपुलराइज देयर ओन सेक्ट्स, उन्होंने भी अपना प्रयास किया अपने क्षेत्र या अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। अलवर्स पॉपुलराइज डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ वैष्णवीज, वाइल नैनार sang hymns इन प्रेज ऑफ शिवा। अंडरलाइन करो इसे। अलवर्स जो हुआ करते थे वो पॉपुलराइज थे किसके लिए? देवी भक्तियों के लिए, देवी गान के लिए, वैष्णव धर्म के जो गाए जाते थे भक्ति संगीत वगैरह, है ना, भजन वगैरह, उसके लिए। जबकि नैनार्स जो थे वो शिव भगवान की प्रशंसा में भजन कीर्तन किया करते थे। आर्म्ड फोर्सेस वगैरह जो थी वो भी कंसिस्ट की हुई थी उस टाइम पे,
क्योंकि बिना सेना के कभी राजा शासन कर ही नहीं सकता। उस कंडीशन में यहाँ पे एलिफेंट्स, इन्फेंट्री, कैवेलरी, नेवी, अलग अलग पार्ट जो सेना के थे वह भी यहाँ बने हुए थे। और वो नेतृत्व करता सब किसका कौन था? राजा के नेतृत्व में हुआ करते थे। नेवी जो कि वेल ऑर्गेनाइज थी, हमने पहले पढ़ा था नेवी के बारे में, और अच्छी तरह से उसको देखभाल की जाती थी। यहाँ तक कि कई कारण थे चोला किंग्स के कि वो एक प्रकार से सक्सेसफुल नेवल एक्सपीडिशन कैसे उनके द्वारा अभियान जो चलाए गए, या जो भी आसपास समुद्री इलाकों में या समुद्र के आसपास वाली जगहों पे उन्होंने किस तरह से वहाँ अटैक किया, वहाँ पे जीत हासिल की। तो कहने का मतलब उनका सबसे बड़ा अभियान जो चलाया गया वो क्या था? नेवल एक्सपीडिशन के नाम से जाना गया। इसके बाद में यहाँ पे बताया हुआ है लिंगायत, जो कि मोस्ट पॉपुलर रहे उस टाइम पे धार्मिकता के हिसाब से भी, और इसी के साथ साथ कुछ ग्रेट रिलीजियस टीचर्स भी यहाँ पे थे, जिसमें हम कह सकते हैं जो इस टाइम पीरियड पे रहे सबसे ज़्यादा जानकार मिलने वाले, या एक प्रकार से शंकराचार्य जैसे महान संत यहाँ पे उस टाइम पीरियड में रहे, रामानुजा जैसे महान संत इस टाइम पीरियड में रहे। यहाँ पे दो और फेमस सेंटर्स भी थे बुद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र बने गए, वो था नगरपट्टनम और कांची। नागापट्टनम और कांची बुद्ध धर्म के लिए अच्छे जाने जाते थे। बौद्ध, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एक प्रकार से पॉपुलर बने, क्योंकि उनमें शासकीय या राजकीय, अपन कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं का योगदान उसमें था। इसी वजह से कुछ रूलर्स जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म की ओर भी बढ़े। अलग अलग तरह के वेरियस क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ सेटल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। क्रिश्चियंस वगैरह, मुस्लिम कम्युनिटीज़ वगैरह भी साउथ में भी जाकर के वहाँ सेट हुई। इसके बाद चोला टेम्पल, सेंटर ऑफ एजुकेशन, कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटी। चोलाओं के जो मंदिर थे वो एक प्रकार से सेंटर बने एजुकेशन के लिए, कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह वो सब वहाँ हुआ करती थी, जैसा कि बताया हुआ है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर टू, चोलाज मेड ग्रेट प्रोग्रेस। इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्रेस वहाँ पे की, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी। और इनके द्वारा दे इनक्रेज द स्टडी ऑफ ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसॉफी, आर्ट एंड वेरियस साइंसेस। इनके बारे में उन्होंने स्टडी की और कराई। स्कूल्स जो थे यहाँ पे कोर्टयार्ड साइड्स में हुआ करते थे, टेम्पल्स में। हर टेम्पल जो अटैच होता था मठ के रूप में इसको वहाँ जाना जाता था, और ये एक प्रकार से विच हेल्प टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। वहाँ कोई शिक्षा के लिए अमाउंट नहीं देना पड़ता था, कोई फीस जमा नहीं करानी पड़ती थी। मठ जो कि एक प्रकार से एकोमोडेट थे, लगभग 400-500 स्टूडेंट्स थे, और वहाँ पर एक ही टाइम पे पढ़ाई की जाती थी। टेम्पल्स वगैरह जो सेंटर थे कल्चरल एक्टिविटीज़ के, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, फेयर्स है, एग्जीबिशन है, फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? कल्चरल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ये एक्टिविटीज़ जो कि लगातार रही, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये साउथ इंडिया में आज तक भी चली आ रही हैं। मंदिरों में अभी तक भी गीत संगीत के प्रोग्राम, कई मेले वगैरह लगाना, एग्जीबिशन लगाना, हाँ, ये सब एक प्रकार से आज तक भी त्यौहार वगैरह पे सजावट होना, ये सब चले आ रहे हैं। नेक्स्ट लिटरेरी एक्टिविटी, लिटरेचर अंडर द चोलाज। चोलाओं के टाइम पे लिटरेरी एक्टिविटीज़ किस प्रकार की रही? साहित्य का क्या अस्तित्व रहा? साहित्य, बुक्स वगैरह लिखा जाना, ये एक प्रकार से लिटरेरी से संबंधित है। ये पीरियड जो रहा एक प्रकार से लिटरेरी एक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था साउथ इंडिया में। संस्कृत, तमिल एक प्रकार से चीफ मीडिया बना एक्सप्रेशन के हिसाब से। बड़ी संख्या में लिटरेचर यहाँ पे तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ लैंग्वेजेस में हमें मिलता है। कई लिटरेरी और रिलीजियस जो काम, धार्मिक कार्य जो हुए संस्कृत में ट्रांसलेट किए गए अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस में, और वो बहुत ही पॉपुलर बने लोगों के बीच में। रामायण जो काम्बाण की रामायण है तमिल में लिखी हुई है, इस तरह का एग्जाम्पल है। तेलुगु राइटर्स जो हुए उसमें
जैसे नन्नैया है, टिक्काणा है ना, ये उस टाइम पे इमोर्टलाइज्ड रहे। उन्हीं के साथ साथ उनके नेम के साथ ही एक्सीलेंट एडेप्टेशंस भी इनका रहा, महाभारत में भी इनका योगदान रहा। यही एपिक्स वगैरह जो थे, जो महाग्रंथ थे, बहुत ही प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट साउथ इंडियन हिस्ट्री ऑफ दिस एंड अर्लियर पीरियड। हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में और उससे पहले के हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी इन्हीं के माध्यम से मिलती है। इसके साथ साथ लिंगायत टीचर्स preached in Kannada, poets like Pampa, Ponna, Rana also wrote much in Kannada language, underline कर लो इसे, because of the fine quality of their writings in the Kannada languages. They are called the three jewels of Kannada literature. यहाँ पे जो अलग अलग लोग हुए, लिंगायत टीचर्स भी हुए, विद्वान जिसको बोल सकते हैं अपन, उनके द्वारा कन्नड़ भाषा में ज़्यादा अध्ययन कराया गया। उस टाइम पे कवि पंपा, पोन्ना, राणा ये महान विद्वान हुए और इनके द्वारा कन्नड़ लैंग्वेजेस में लिखा गया, क्योंकि इनकी फाइन क्वालिटी थी राइटिंग की, बहुत ही अच्छी सुंदर लेखन इनका था। कन्नड़ लैंग्वेजेस में लिखा और थ्री ज्वेल्स के रूप में भी कन्नड़ लिटरेचर के इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, एग्रेरियन एक्सपेंशन तमिलनाडु। तमिलनाडु का एग्रेरियन एक्सपेंशन किस प्रकार का रहा? चोलों के द्वारा शासन किया गया 4-5 सेंचुरीज़ में, 8 से 12 सेंचुरीज तक। उसी के साथ साथ एरिया जो अब इसमें शामिल है मॉडर्न तमिलनाडु में, उन्हीं के द्वारा बहुत ध्यान दिया गया। प्रमोशन जो एग्रीकल्चर का रहा इस स्टेट में रहा। परिणाम में देखा गया कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्रेरियन एक्सपेंशन जो तमिलनाडु का रहा। उनके द्वारा दे पेड अटेंशन टू इरिगेशन। ऑलमोस्ट ऑल रिवर्स, स्पेशली रिवर कावेरी, वर यूज्ड फॉर द पर्पस इन एरियाज वेयर इट वाज नॉट पॉसिबल टू टेक द रिवर वाटर। वेरियस टैंक्स फॉर इरिगेशन वर बिल्ड। उनके द्वारा विशेष ध्यान दिया गया खेतीबाड़ी के ऊपर, सिंचाई के साधनों के ऊपर। यहाँ क्योंकि विशेष योगदान रहा कावेरी नदी का, और कावेरी नदी के साथ साथ ही जहाँ पर कि वो संभव नहीं हो पाता था पानी कावेरी नदी से कहाँ से कैसे पहुँचाया जाए, तो अलग अलग टैंक्स वगैरह बना करके भी उन्होंने इरिगेशन पर्पस से वहाँ बनाए, ताकि किसानों को या खेती का हर खेत को, ज़मीनों को पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। चोलाओं के द्वारा यहाँ प्रोवाइड किया गया, एक टैंक कमिटीज़ बनाई गई थी, और इसी के साथ साथ वो देखने का काम करती पानी का डिस्ट्रीब्यूशन खेतों में। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ उन्हीं के द्वारा सर्वे किया जाता था, लैंड ऑफ ऑर्डर के हिसाब से फिक्स थी गवर्नमेंट के द्वारा, या शेयर होता था जितना भी टैक्स वगैरह ले जाता था उसके हिसाब से। इन डूइंग सो दे ऑलवेज केप्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कल्टिवेटर्स इन माइंड। In case of failure of crops due to drought or heavy rains, the land revenue was exempted. The cultivators were also provided loans to meet emergencies. कभी कभार अगर मान लो कभी बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो ये कारण भी हो सकते थे। अगर मान लो किसानों की खेती नहीं होती थी तो उनका टैक्स वगैरह माफ़ कर दिया था। इसी के साथ साथ जो खेतीहर किसान थे उनको लोन देने की व्यवस्था भी इमरजेंसी में वहाँ पे दी जा सकती थी, वहाँ की सरकारों के द्वारा, कहने का तो वहाँ के राजा महाराजाओं के द्वारा। लास्ट में जो रेंट फ्री लैंड्स वगैरह जो ब्राह्मण दया के नाम से जानी जाती थी, ब्राह्मण दया मतलब जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी ज़मीन, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ब्राह्मण एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते थे वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के हिसाब से। तमिलनाडु में कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी के साथ साथ वो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स वगैरह जो रहे, ये भी जंगलों को साफ करने का काम और बढ़ाने का काम। तो कल्टीवेशन के हिसाब से खेतीहर किसान वगैरह हुआ करते थे, तो वहाँ पे जंगल साफ़ किए और वहाँ अपना अस्तित्व बनाया। इस तरह की घटनाएं वहाँ देखने को मिलती थी। ब्राह्मण फैमिलीज़ वगैरह एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर बट आल्सो इन एक्सटेंडिंग कल्टीवेशन। न एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसको खेतीहर बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया। तो ये हमने पढ़ा पूरा लेसन इनके बारे में अलग अलग तरह से। आप इसको लेसन को रीड करेंगे आज। इसी के साथ ये की टर्म्स दिए हुए हैं, ये की टर्म्स भी आपको लर्न करने हैं, क्योंकि की टर्म्स लर्न करने से जल्दी समझ में आता है। ये पहले ही कोई भी लेसन होता है तो उसका की टर्म्स पहले लर्न किया करो, चाहे मैं आपसे बोलूँ या ना बोलूँ। रीडिंग भी आपको करनी है, कम से कम 2 बार जो भी अपन ने पढ़ा है उसको देखो, ध्यान से रीड करो। तो आप रीड द लेसन एंड की टर्म्स आपको रीड लर्न करने के लिए बोला मैंने, एंड फाइंड आउट करना एक्सरसाइज वगैरह। बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके।